व्यूअर्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक फ्रेंच ऑथर जॉन पॉल सार्त्रा का बहुत ही फेमस प्ले नो एग्जिट। 1964 में इनको नोबेल प्राइज़ भी दिया गया, लेकिन इन्होंने लेने से इनकार कर दिया। अगर बात करें इस प्ले के कॉन्टेक्स्ट की, यानी ये क्यों लिखा गया, इसके लिखने का क्या पर्पस था, तो ये प्ले वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान लिखा गया। सार्त्रा फ्रांस में रहते थे, तो उस टाइम फ्रांस में एक जर्मन पार्टी नाजी हुकूमत करने लगी और फ्रांस के लोगों की ज़िंदगी बहुत मुश्किल और सख्त बना दी। नाजी पार्टी नेशनलिज्म को प्रमोट करती थी। उन्होंने सोसाइटी पर अपना कब्जा जमाने की कोशिश की और होलोकास्ट के दौरान लाखों लोगों को मार डाला, ख़ास तौर पर ज्यूज़ को। इसी दौरान 1940 में जर्मन ने सार्त्रा को अरेस्ट कर लिया और वो 9 मंथ्स यानी 9 माह तक जेल में रहे और जेल में उन्होंने मार्टिन हेडगर की किताब बीइंग एंड टाइम पढ़ी। मार्टिन हेडगर एक जर्मन फिलोसोफर थे जिन्होंने एग्जिस्टेंशियलिज्म और इंडिविजुअलिज्म को प्रमोट किया कि इंसान अपने एक्शंस और अपनी चॉइसेस का खुद जिम्मेदार है और वो जो कर रहा है खुद उसका रिस्पॉन्सिबल है और इस एब्सर्ड दुनिया में वो खुद मीनिंग क्रिएट कर सकता है। सार्त्रा पर इन सब आइडियाज़ का बहुत असर हुआ और जेल से रिहा होने के बाद वो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट बन गए और ख़ुद लिखना शुरू कर दिया। मार्टिन हेडगर के आइडियाज़ से इन्फ्लुएंस होकर 1943 में सार्त्रा ने अपना वर्क लिखा जिसका टाइटल बीइंग एंड नथिंगनेस रखा और ये भी एग्जिस्टेंशियलिज्म पर बेस्ड है। और फिर इसके एक साल बाद नो एग्जिट लिखा। नो एग्जिट में भी एग्जिस्टेंशियलिज्म और एब्सर्डिज्म के एलिमेंट्स ऐड किए। ये प्ले पेरिस और फ्रांस में लिखा गया और 1944 में पब्लिश हुआ। इसका लिटरेरी पीरियड है मॉडर्निज्म और एग्जिस्टेंशियलिज्म और ये 1 एक्ट प्ले है और इसकी सेटिंग रखी गई हेल में, यानी हेल के एक ड्राइंग रूम में। अगर बात करें इस प्ले के मेजर थीम्स की, तो सबसे पहले है एग्जिस्टेंशियलिज्म। ये प्ले एग्जिस्टेंशियल आइडियाज़ और इंडिविजुअल चॉइसेस के बारे में है। जैसा कि सार्त्रा खुद भी कहते थे कि हम अपनी चॉइसेस हैं। प्ले के कैरेक्टर्स अपनी आइडेंटिटी और अपने पर्पस के लिए स्ट्रगल करते नजर आएंगे और खुद ही अपने एक्शंस को इंटरप्रेट करेंगे। फिर है ह्यूमन इंटरेक्शन। सार्त्रा इस प्ले के ज़रिए बताते हैं कि कभी कभार ह्यूमन इंटरेक्शंस और रिलेशनशिप्स एक दूसरे के लिए टॉर्चर और डिस्कम्फर्ट की वजह बनते हैं। प्ले के कैरेक्टर्स एक कमरे में बंद होते हैं। उनकी इंटरेक्शंस और उनका कॉन्फ्लिक्ट जाहिर करता है कि किस तरह वो एक दूसरे के लिए तकलीफ़ की वजह बनते हैं। कि हेल कुछ और नहीं है बल्कि हेल दूसरे लोग हैं और इस प्ले की बहुत ही फेमस कोटेशन है, हेल इज़ अदर पीपल। फिर है सेल्फ डिसेप्शन। कैरेक्टर्स खुद अपने आप से झूठ बोलते हैं और अपने आप को धोखा देते हैं। उनकी अपनी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स भी किसी हेल से कम नहीं होती। फिर है बैड फेथ। ये भी एग्जिस्टेंशियलिस्ट फिलॉसफी का एक कॉन्सेप्ट है जिसको सार्त्रा ने ही बयान किया कि जब कोई भी इंडिविजुअल खुद के साथ झूठ बोलता है, अपने एक्शंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद नहीं लेता बल्कि किसी एक्सटर्नल फोर्स को जिम्मेदार ठहराता है, तो ये उसका बैड फेथ है। फिर है गिल्ट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। कैरेक्टर्स अपने पास्ट एक्शंस को याद करके शर्मिंदगी महसूस करते हैं और उन्हें अपनी पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का एहसास होता है। कहानी शुरू होती है जोसेफ गार्सन नाम के एक कैरेक्टर से जिसको हेल में लाया जाता है। वैलेट उसको हेल के ड्राइंग रूम में लेकर आता है जहाँ 3 मुख्तलिफ रंगों के सोफे पड़े होते हैं। वैलेट हेल का स्टाफ वर्कर है जो लोगों को हेल में लाने का काम करता है। जब गार्सन हेल के ड्राइंग रूम में आता है तो वो आसपास की चीज़ों को ऑब्जर्व करने लगता है। रूम में सेकंड एम्पायर फर्नीचर था जिसको देखकर गार्सन कहता है यहाँ तो कोई भी आसानी से रह सकता है, लेकिन वैलेट कहता है कि कुछ रह सकते हैं और कुछ नहीं। फिर जैसे ही गार्सन वहाँ सेटल होता है तो वो पूछता है कि टॉर्चर वेपन्स कहाँ हैं, क्योंकि उसने सुन रखा था कि हेल में टॉर्चर वेपन्स होते हैं कि उसे तो अभी तक हेल में कोई टॉर्चर वेपन नजर नहीं आया था। फिर वैलेट पूछता है कि क्या आप वाकई लोगों की ऐसी कहानियों पर यकीन करते हैं। गार्सन कहता है हाँ, मैं उन लोगों के जरिए बताया गया हूँ जिन्होंने कभी यहाँ कदम नहीं रखा। फिर गार्सन वहाँ सेटल हो जाता है तो वैलेट कहता है कि ये पास घंटी लगी हुई है, आपको जब भी कोई काम हो आप ये घंटी बजा सकते हैं, लेकिन इस घंटी के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता क्योंकि ये अनरिलायबल है और कभी कभी काम करती है। फिर गार्सन पास पड़े ब्रॉन्ज स्टैचूज को देखने लगता है और दरवाज़ा खोलने की भी कोशिश करता है, लेकिन दरवाज़ा नहीं खुलता। आखिरकार वो हार मानकर वापस सोफे पर बैठ जाता है और तभी दरवाज़ा खुलता है और वैलेट एक और कैरेक्टर के साथ दाखिल होता है। अब वो अपने साथ इंस को लेकर आता है।
वो इनसे कहता है कि आप इस ड्राइंग रूम में रह सकती हैं और अगर कोई भी सवाल पूछना हो तो पूछ लें। लेकिन इंस कोई भी सवाल नहीं पूछती, तो फिर वैलेट कहता है कि आपको जो भी सवाल पूछना हो आप गार्सन से पूछ सकती हैं, क्योंकि गार्सन को मैंने ऑलरेडी सब कुछ बता दिया है। फिर वैलेट वहाँ से चला जाता है तो इंस गार्सन से कहने लगती है कि इस तरह की हेल होती है, हमें सेपरेशन के ज़रिए टॉर्चर किया गया है और गार्सन उसका टॉर्चर करने वाला है। लेकिन गार्सन कहता है कि वो दोनों सेम सिचुएशन में हैं। फिर वो दोनों नोटिस करते हैं कि उस रूम में कोई मिरर नहीं होता। फिर इंस बहुत मायूसी से कहती है कि वो कभी इस कमरे से बाहर नहीं निकल सकते, इवन वॉक के लिए भी। तो गार्सन कहता है वो भी अकेला रहना पसंद करेगा। वैलेट एक बार फिर से कमरे में दाखिल होता है और अब की बार वो अपने साथ एस्टेल को लेकर आता है। एस्टेल एक एरोगेंट वुमन होती है। तब गार्सन ने अपने दोनों हाथों से अपना चेहरा छुपाया होता है। तो एस्टेल कहती है नहीं नहीं, ऊपर मत देखना, मैं जानती हूँ तुम अपने हाथों से क्या छुपा रहे हो, कि तुम्हारा चेहरा बाकी नहीं बचा, यानी इसे टॉर्चर किया गया है। और जब गार्सन ने हाथ पीछे किए तो एस्टेल कहने लगी मुझे लगा तुम कोई और हो। फिर शर्मिंदा होकर वो इनसे पूछती है कि हमारे साथ कोई और भी रहेगा या फिर वो तीनों होंगे। फिर वो सोफ़ों पर हंसने लगती है और कहती है कि वो खाली सोफ़े पर नहीं बैठ सकती, क्योंकि उसका रंग उसके ड्रेस के साथ मैच नहीं हो रहा। फिर इंस उसे अपना सोफ़ा देती है, लेकिन एस्टेल कहती है कि उसे ये भी सोफ़ा पसंद नहीं, वो गार्सन के सोफ़े पर बैठेगी। फिर एस्टेल गार्सन को अपना इंट्रोडक्शन करवाने लगती है और वो तीनों बातें करने लगते हैं कि उन्हें अर्थ को छोड़े हुए कितना टाइम हो गया है। एस्टेल अपने फ्यूनरल के बारे में बताने लगती है कि उसके जनाजे पर उसकी दोस्त नहीं रोई थी और ना ही उसका हस्बैंड घर पर रुका था और अफसोस का इजहार किया था। एस्टेल मजीद बताती है कि उसकी नमूनिया की वजह से डेथ हुई। इंस कहती है कि उसकी मौत गैस के चूल्हे की वजह से हुई और गार्सन बताता है कि वो एक सोल्जर था और उसने वॉर में हिस्सा लेने से इनकार कर दिया था। इसी वजह से उसको 12 गोलियां मार दी गईं, जिसकी वजह से उसकी डेथ हो गई। गार्सन मजीद अपनी वाइफ के बारे में बताता है कि कैसे उसकी ट्रेजिक आंखें उसे देख रही थीं। फिर वो तीनों कहने लगते हैं कि उन्हें एक साथ यहाँ क्यों रखा गया है और वो तीनों क्यों हेल में भेजे गए हैं। एस्टेल कहती है कि उनसे कोई बहुत खौफनाक गलती हो गई है, लेकिन इंस इस बात पर यकीन नहीं करती और एस्टेल से पूछती है कि बताओ अपने पास्ट के बारे में, तुमने क्या गलती की है। फिर एस्टेल बताती है कि जब वो छोटी थी तो उसके पेरेंट्स की डेथ हो गई थी, लिहाजा उसको अपने छोटे भाई का ख्याल रखना पड़ा, इसलिए उसने अमीर आदमी से शादी कर ली। लेकिन 2 साल बाद उसको एक लड़के से प्यार हो गया, लेकिन उसकी ऑफर को ठुकरा दिया और उसके फ़ौरन बाद नमूनिया की वजह से मेरी डेथ हो गई। ये सुनकर गार्सन कहता है कि क्या किसी का असूलों पर कायम रहना जुर्म है। गार्सन और एस्टेल की बातें सुनकर इंस खुद को बेगुनाह और अच्छा दिखाते हुए कहती है कि तुम लोग सही से अपना अपना क्राइम कमिट क्यों नहीं करते, इस तरह एक दूसरे की आंखों में धूल झोंकने की कोशिश क्यों करते हो, इस ड्रामेबाजी का क्या फ़ायदा। इंस मजीद कहती है कि वो एक दूसरे को टॉर्चर कर रहे हैं, इसीलिए उन्हें एक साथ रखा गया है। फिर गार्सन कहता है कि वो अब एक दूसरे को टॉर्चर नहीं करेंगे, इसलिए सब अपने अपने सोफ़ों पर चुप करके बैठ जाएं और बोले ना। इंस और एस्टेल इस बात पर राजी हो जाती हैं कि वो अब चुप रहेंगे, लेकिन उनमें से कोई भी ज़्यादा टाइम के लिए चुप नहीं रह पाता। फिर एस्टेल कहने लगती है कि यहाँ कोई मिरर क्यों नहीं है। इंस कहती है कि वो अपना रिफ्लेक्शन और खुद को उसकी आइज़ में देख ले। अब इंस को एस्टेल बहुत ही अट्रैक्टिव और खूबसूरत लगती है और वो चाहती है कि गार्सन उसे नोटिस ना करे, लेकिन एस्टेल गार्सन को पसंद करने लगी थी, लिहाजा उनके दरमियान एक ट्रायंगल बन जाता है। इंस एस्टेल की तरफ अट्रैक्ट हो रही थी और एस्टेल गार्सन की तरफ। फिर गार्सन कहता है कि वो सब सच सच एक दूसरे को बताएं कि उन्होंने क्या जुर्म किया। वो अपने क्राइम्स को कमिट करेंगे और कोई भी किसी से झूठ नहीं बोलेगा। लिहाजा सबसे पहले गार्सन खुद बताता है कि उसने अपनी वाइफ को चीट किया, यानी उसने अपनी बीवी को धोखा दिया, वो किसी और के साथ टाइम स्पेंड करता था। फिर इंस कहती है कि उसने अपने कज़न की वाइफ फ्लोरेंस को सेड्यूस करने की कोशिश की। फ्लोरेंस ने इंस के कहने पर अपने हस्बैंड को छोड़ दिया। इसके कुछ टाइम बाद ही उसके हस्बैंड की डेथ हो गई, तो एक रात वो बिस्तर से उठी और गैस का चूल्हा ऑन कर दिया, जिससे वो और इंस दोनों की डेथ हो गई। गार्सन और इंस की बातें सुनकर एस्टेल बताती है कि जब उसने अपने हस्बैंड को छोड़कर बॉयफ्रेंड के साथ टाइम स्पेंड करना शुरू किया तो उसके यहाँ एक बच्चा पैदा हुआ और वो नहीं चाहती थी कि किसी को पता चले, इसलिए वो और उसका बॉयफ्रेंड रॉजर दोनों स्विट्ज़रलैंड चले गए। वहाँ जाकर एस्टेल ने अपने छोटे से बच्चे को झील में डुबोकर मार दिया। इसके बाद उसके बॉयफ्रेंड रॉजर ने अपने चेहरे पर गोली मार के खुद को ख़त्म कर लिया। अब तीनों ने अपनी अपनी कहानी सुना ली थी, तो गार्सन कहता है कि अब वो एक दूसरे को टॉर्चर ना करें, एक दूसरे के लिए अजियत की वजह ना बने।
लिहाजा अब उन्हें एक दूसरे के साथ हमदर्दी से पेश आना चाहिए। एस्टेल अब गार्सन को अपनी तरफ मतवज्जा करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन इंस ऐसा नहीं चाहती थी। लिहाजा इस चीज़ को रोकने के लिए वो उसके मुंह पर थूकती है। फिर इंस गार्सन पर कर्स करती है, लेकिन वो फिर से बेहिस हो जाते हैं और उन्हें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। गार्सन एस्टेल के साथ रोमांटिक होने पर राज़ी हो जाता है और एस्टेल से पूछता है कि क्या वो वाकई बुज़दिल है। क्योंकि उसने वॉर में हिस्सा नहीं लिया था तो उसके साथ ही उसे बुज़दिल समझते थे। गुस्से में गार्सन घंटी की तरफ दौड़ता है और उसे बजाने की कोशिश करता है, लेकिन वो काम नहीं करती। फिर गार्सन दरवाज़ा खोलने के लिए चीखता है। थोड़ी देर बाद दरवाज़ा खुल भी जाता है, लेकिन वो बाहर नहीं जाता और सोचता है कि अगर अब की बार भी वो बाहर चला गया तो इंस भी उसे कॉवर्ड समझेगी। वापस आकर गार्सन कहता है कि वो बाहर जा सकता था, लेकिन वो इंस की वजह से नहीं गया कि इंस उसे बुज़दिल न समझे और अपना ओपिनियन चेंज करे। लेकिन इंस फिर भी उसे मुसलसल कॉवर्ड कॉवर्ड कहे जा रही थी। एस्टेल को ये देखकर बहुत गुस्सा आता है, तो वो गार्सन से कहती है कि तुम मेरे साथ नाइसली बिहेव करो, इस तरह इंस टॉर्चर होगी। फिर एस्टेल पेपर नाइफ पकड़कर इंस पर हमला करने की कोशिश करती है, लेकिन इंस हंसने लगती है और कहती है तुम मुझे और कितना मारोगी, हम ऑलरेडी मर चुके हैं और हेल में हैं। वो तीनों एक दूसरे को टॉर्चर कर रहे थे। गार्सन भी बहुत टॉर्चर होता है और कहता है कि जैसा हमने सुना था कि हेल में टॉर्चर, वेपन्स, फायर और ब्रिमस्टोन होता है, ऐसा हेल में कुछ नहीं है, बल्कि हेल इज़ अदर पीपल। व्यूअर्स, इसी के साथ ये प्ले एंड होता है। अगर बात करें इस प्ले के इम्पोर्टेंट सिंबल्स की, तो सबसे पहले है हेल का लॉक डोर, जो सिंबलाइज करता है कैरेक्टर्स की इनएबिलिटी टू एस्केप, कि वो अपने पास्ट एक्शंस, गिल्ट और खुद की चॉइसेस से भाग नहीं सकते, यानी एस्केप हासिल नहीं कर सकते थे। फिर है द ब्रॉन्ज स्टैचूज, जो कैरेक्टर्स की मिस्टेक्स का रिमाइंडर होते हैं। फिर है मिरर, जो सिंबलाइज करता है सेल्फ एग्जामिनेशन को, कि कैरेक्टर्स अपना ट्रू सेल्फ देख सकें, किसी भी इल्यूजन और सेल्फ डिसेप्शन के बगैर। फिर है पेपर नाइफ, जो सिंबलाइज करती है वायलेंस, अग्रेशन और डिस्ट्रक्टिव नेचर ऑफ देयर रिलेशनशिप्स। व्यूअर्स, इसी के साथ ये वीडियो एंड होती है। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।